कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। हमने लास्ट क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था। और उस लॉ के अकॉर्डिंग दो कोई भी बॉडीज हों, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसके लिए फॉर्मूला एक डिराइव किया गया था, F=G m1 m2/r², जिसमें जी जो है वो एक्स ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है। तो कैवेंडिश नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने कि इस जी की वैल्यू निकाली थी। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल जी, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट यानी कैपिटल जी की वैल्यू जो है ना, इसी ने निकाल के दिया था, और जिसका हम यूज करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। इस एक्सपेरिमेंट को आप भी अपने घर पे कर सकते हो। आप भी चाहो तो इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। करना क्या है कि इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर एक फास्फर ब्रोंज का वायर लेना है। फास्फर ब्रोंज इलास्टिक मटेरियल होता है, और इस वायर को आप इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को ले लोगे, जिसमें कि स्मॉल मासेस यहाँ पे, यह मान लो स्मॉल मास एक एम है, वह है, और दूसरा एक मास दूसरे एंड पे अटैच्ड है, ये भी एम का है। करेंगे क्या कि यह थ्री डायमेंशनल फिगर है, ध्यान रखना। एक हैवी मास ले लेंगे, जैसे एक हैवी मास हमने ले लिया यहाँ पे, इसका मास यह कैपिटल एम है, कोई हैवी स्फेयर ले लिया, और इस स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच का जो डिस्टेंस है वह हमने कुछ एज्यूम कर लिया, जो भी है डिस्टेंस हमने ले लिया। एक दूसरा मास कैपिटल एम का हमने यहाँ भी ले लिया, ठीक है। ठीक, तो हमने क्या किया कि फॉस्फर ब्रोंज का यह स्ट्रक्चर लिया, जिसमें कि दोनों एंड पे स्मॉल मासेस हैं एम एम के, और दो हैवी मासेस हमने ले लिया। अच्छा, इस मास को ना आपको यहाँ ना लेकर के इस मास को लेना चाहिए इधर, दूसरे तरफ, ऐसे लेना चाहिए, ध्यान देना। यस, यह इस तरह से लिया गया है कि यह जो डिस्टेंस है दोनों मासेस के बीच के, सेंटर के बीच का, यह डी है। इसमें इसका भी डिस्टेंस यहाँ से, यह डी है। और ये जो लेंथ है, यह 2L का लेंथ हमने ले लिया, ठीक है जी। अब आप ये समझ सकते हो कि ये दोनों जो हैवी स्फीयर हैं, यह स्मॉल स्फीयर्स पे, छोटे छोटे जो स्फीयर्स जो कि इस फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड हैं, इनके ऊपर यह फोर्स लगाएंगे। तो ये जो हैवी स्फीयर है, यह इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेगा यूं, और ये जो हैवी स्फीयर है इस ब्लॉक को, इस मास को अपनी तरफ खींचेगा। तो यह जो फोर्स है, यह फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर हम इस फोर्स की बात करें, तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, यह होगा जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। और यह फोर्स क्या करेगा, यह फोर्स ना टॉर्क बनाएगा। तो जब टॉर्क बनाएगा तो ये जो दोनों, ये ना जो स्ट्रक्चर है, यह अपने जगह से थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा, इस तरीके से मान लो कि यह जो है अपने जगह से थीटा के एंगल पर ट्विस्ट हो गया। तो जब थीटा के एंगल पर ट्विस्ट हो जाएगा इसके अबाउट, तो हम कहेंगे जो नेट टॉर्क इस पे आएगा, नेट टॉर्क, वह होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ से अगर आप मान लो ओरिजिन यहाँ पे ले लिए, तो यह दोनों ही फोर्सेस टॉर्क बनाएंगे। ये फोर्स भी बनाएगा, इसको चलो F1 लिख देता हूँ, और इधर यह फोर्स जो है इसको मैं F2 लिख देता हूँ। तो दोनों ही फोर्सेस टॉर्क बनाएंगे। तो जो नेट टॉर्क का मैग्नीट्यूड आएगा, यह आएगा कितना, तो ये होगा
L इंटू एफ, और दूसरे का भी टॉर्क होगा L इंटू एफ, जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि 2LF। तो जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आएगा यह हो गया कितना, 2L इंटू एफ। एफ मीन्स G m m/d²। ठीक है, ये हमने क्या किया कि टॉर्क निकाल दिया। और इस टॉर्क के वजह से अगर यह फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रक्चर थीटा डिग्री के एंगल पर ट्विस्ट हो जाता है, तो फिर काउंटर टॉर्क जो प्रोवाइड करेगा, है ना, वह होगा K इंटू थीटा। ध्यान दो, इफ ड्यू टू ग्रेविटेशनल टॉर्क, ये टॉर्क ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, इसलिए मैं इसको ग्रेविटेशनल टॉर्क बोल रहा हूं। इफ ड्यू टू ग्रेविटेशनल टॉर्क, फॉस्फर ब्रोंज वायर या स्ट्रक्चर रोटेट्स थ्रू एन एंगल थीटा, रोटेट्स या ट्विस्टेड थ्रू एन एंगल थीटा, ट्विस्टेड बाय एन एंगल थीटा, then counter torque, then counter torque tau is equal to k into theta। दिस इज सेकेंड रिलेशन, और आप इसको फर्स्ट रिलेशन ले लो। या दोनों टॉर्क इक्वल ही होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड में, दोनों ही टॉर्क इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसका मतलब k इंटू थीटा इज इक्वल टू 12 इंटू G m m/d²। तो इससे हमको G की वैल्यू निकालनी है एक्चुअली। तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इंटू थीटा इंटू d²/2L m एंड स्मॉल f। इसमें जो K है, इसको टॉर्शन कांस्टेंट कहा जाता है फॉस्फोर ब्रोंज का, है ना। K इज टॉर्शन कांस्टेंट। तो वेर K इज टॉर्शन कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें सबकी वैल्यूज पता है। एक्सपेरिमेंट करने से डी का भी वैल्यू हमें पता होगा, 2L भी पता है, मास भी पता है, थीटा भी पता है, और टॉर्सन कांस्टेंट के की वैल्यू भी पता है। तो सभी जो स्पेसिफिक वैल्यूज हम ले करके जिस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, और इन वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे, तो फिर हमें जी की वैल्यू मिल जाती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। हाँ, तो हमने ये कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से जी की वैल्यू निकाल लिया कि कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 कैसे आई, यह तरीका हमें पता चल गया। नेक्स्ट टॉपिक है, अब ये जो कैपिटल जी है और स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो सपोज करो, सपोज अ बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हमारी अर्थ है, और अर्थ का रेडियस है r का, इसका मास है m का, और एक बॉडी जिसका मास स्मॉल m है, वह इस अर्थ सरफेस पे रखी गई है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स
on a body of mass m placed on the surface of earth, F is equal to G capital M into small m upon R square. ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो ये ना ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया इस बॉडी के ऊपर जो कि इस अर्थ सरफेस पे रखी गई है। तो अगर हम ये कहें कि इफ g be the acceleration due to gravity, g be the acceleration due to gravity on the surface of earth, then force F is equal to m into g। ये m into a से हमने निकाल लिया न्यूटन लॉ से। सो इन दोनों इक्वेशंस को हम देखें तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, m इंटू जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। सॉल्व करें इसको तो आएगा क्या, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, इससे हम स्मॉल जी भी और कैपिटल जी में रिलेशन बना लिए। ये आसान है, 9th क्लास में भी आप पढ़े थे। ओके, जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, जो अभी हमने पीछे रिलेशन में देखा था कैपिटल जी और स्मॉल जी का रिलेशन, तो ये जो जी की स्मॉल जी की जो वैल्यू है यानी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अर्थ सरफेस पर मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर अर्थ सरफेस से ऊपर जाए तो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर जाने पे जी की वैल्यू कम होने लगती है, और अर्थ सरफेस के अंदर डेप्थ में जाए तब भी जी की वैल्यू कम होने लगती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर हाइट और डेप्थ दोनों का ही इफेक्ट पड़ता है, साथ साथ अर्थ के रोटेशन का भी इफेक्ट पड़ता है। तो मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। सपोज दिस इज आवर अर्थ and m be the mass of earth, r be the its radius, and a body of mass small m is placed at h above the surface of earth। ये स्मॉल एम की बॉडी जो है जिसका मास एम है, स्मॉल एम है, यह एच हाइट पर रखी गई है अर्थ सरफेस से। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी at h height above the surface of earth सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगा दो। F इज इक्वल टू जी एम, कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, इंटू स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको फर्दर हम सॉल्व कर रहे हैं। चलो इसको ना पहले इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर हम ये कहें कि एच हाइट पर जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी एच है, एच इसमें सफिक्स है, ध्यान रखना, है ना। तो इफ जी एच बी द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at h height above the surface,
above the surface of earth, then F इज इक्वल टू एम ए के फॉर्मूले से ये m इंटू जी एच हो जाएगा। ये एम जी एच मत समझ लेना, एम जी एच मल्टीप्लाइड में नहीं है। जी, ये जी के साथ जो एच है यह सफिक्स है। मैंने इसको एच हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट किया है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा? देखो, इससे हमें मिल जाएगा जी एच इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। देखो, नीचे से आर स्क्वायर को फोर्सफुली कॉमन ले लो, तो जी एच इज इक्वल टू आएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम कॉमन लेते हैं उस चीज से अंदर में डिवाइड करते हैं, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर को तो हम स्मॉल जी कह सकते हैं, दैट इज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जी एच है यह आ गया जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, यह फॉर्मूला हमारे पास आ गया किसका? एच हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी कर रही है, इस चीज का फॉर्मूला हमने देख लिया इसमें। ठीक है, यहाँ पे जो जी है ना, स्मॉल जी, वो मैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर को लिख दिया हूँ क्योंकि अभी इसके पीछे में मैंने बताया था। अच्छा, इसमें एक बात आती है कि अगर बॉडी अर्थ सरफेस के नजदीक हो, ध्यान देना कि अगर ये बॉडी, ये जो हाइट है वो बहुत ज्यादा नहीं हो, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, हम यहाँ बायनोमियल इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो कि इफ एच इज मच लेस देन आर, यानी कि जो हाइट है अर्थ सरफेस से ऊपर वह बहुत छोटी हो, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसे हो, अर्थ के रेडियस, अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी हो, तो फिर क्या होगा? फिर हम यहाँ पे इस टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं कि जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर टू द पावर -2। मैंने इसको ऊपर भेज दिया जो नीचे का टर्म था, और हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। क्या? बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। पता है बाइनोमियल थ्योरम? हम्म, क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम जो हमको फिजिक्स में यूज करना है ज्यादा? कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n इन एक्स। कब? कब ये होता है? एक्स इज मच लेस देन 1, जब ये x जो है 1 से बहुत छोटा हो, वैसे सिचुएशन में। तो ऑब्वियसली ये h जो है बहुत छोटा है, तो h अपॉन आर 1 से बहुत छोटा ही आएगा। तो फिर हम डायरेक्ट इस पावर को आगे भेज देंगे, तो जी एच इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा जी इंटू 1 प्लस, सॉरी, 1 - 2h अपॉन आर। तो यह फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब हाइट जो है वह 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक हो, तब तक तो चलेगा, है ना। लेकिन अब बहुत ज्यादा हाइट हो जाए, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में हो जाए, तो वहां पे नहीं चलेगा। तो फिर वहां के लिए हमें यह फॉर्मूला अप्लाई करना हो। ठीक है। अच्छा, हम ये भी हमने अभी देखा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वह हाइट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। हाइट यानी अर्थ सरफेस से ऊपर जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। तो क्या अर्थ सरफेस से अगर हम नीचे जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेगी? अब इसकी बात का हम इसका स्टडी करेंगे, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यह जानने से पहले हमें जानना चाहिए शेल थ्योरम, न्यूटन शेल थ्योरम। ये इसको हम कहते हैं न्यूटन्स
न्यूटन्स शेल थ्योरम। क्या कहता है ये न्यूटन शेल थ्योरम? कि a spherically symmetric shell of mass will exert no gravitational force on any point inside the shell. According to this theorem, a spherically symmetric shell exerts no gravitational force on any mass inside the cell, inside the shell। मतलब क्या होगा? मतलब ये कि जैसे मान लो कि कोई एक स्पार्कल शेल है, ये है ना, मतलब अंदर से हॉलो है, शेल है, खाली है अंदर से। तो इसका मास मान लो m का है। तो यह जो शेल है, यह उसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो बॉडी इससे बाहर में हो, यानी आउटसाइड द शेल हो। अगर कोई बॉडी हम शेल के अंदर में रख दें तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वह नहीं लगेगा। यही है शेल की बात, शेल थ्योरम की। या अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे एक होल स्फेयर हो, ध्यान दो, एक होल स्फेयर है और यह ना सॉलिड स्फेयर है। यह सॉलिड स्फेयर जो है पूरा भरा हुआ है अंदर से। अगर इसके अंदर टक करके कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, इनके अंदर कुछ होल करके कुछ तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को अंदर में रख दिया गया है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो जो मैंने ये व्हाइट मार्क्स में जो स्फेयर बनाया, इस स्फेयर के अंदर आने वाले मास के वजह से ही लगेगा, बाहर वाले मास की वजह से नहीं होगा। ऐसे समझ सकते हो कि इस अगर अंदर इसको, ये जो व्हाइट कलर से मैंने जो स्फेयर इनसाइड बनाया है, इसको मैं बाहर कर दूं तो यह एक शेल की तरह हो जाएगा। और शेल की तरह हो जाएगा तो इसका मतलब कि जो बाहर का पोर्शन के लिए यह जो पॉइंट मास है वह शेल के अंदर है, तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा, है ना। लेकिन अगर ये अलग नहीं है, अगर ये रखा गया है, तो फिर ये इसी स्फेयर, अगर मान लो, ध्यान देना यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस पूरे स्फेयर का रेडियस r हम मान लेते हैं और ये डेप्थ इसके अंदर में d का ले लेते हैं, तो वही इफेक्टिव स्फेयर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स पाएगा। इसका रेडियस जो है ना, यह r-d हो, ठीक है। यानी कि जो इस r-d के स्फेयर के अंदर मास आ रहा है, यही मास इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा। बाकी बाहर का जो पोर्शन के मासेस हैं, उनके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, उनके वजह से नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा, ठीक है। इसी थ्योरम का हम यूज करके चेक कर सकते हैं वेरिएशन ऑफ जी, यानी स्मॉल जी, ड्यू टू डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर यह बात समझ आ गई तो फिर मैं इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूंगा और मैं आगे स्टडी करने जा रहा हूं। क्या? वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at d depth below the surface of earth। सपोज करो कि ये हमारी अर्थ है और इसके अंदर डी के डेप्थ पे, है ना, यहां से डी के डेप्थ पे एक बॉडी रख दी गई है। अर्थ का सेंटर यहां है।
तो शेल थ्योरम के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि यह जो स्फेयर मैं बना रहा हूं, अगर अर्थ का रेडियस मैंने मान लो आर ले लिया, तो आर माइनस डी रेडियस का यह जो स्फेयर है जिसका रेडियस है आर माइनस डी का, इस स्फेयर के अंदर जो मास कंटेंड है यही मास इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा। बाकी के जो शेल के मासेस हैं वह फोर्स नहीं लगाएंगे। तो हम इस बात को लिखेंगे कि यहाँ पे ध्यान दो, m इज टोटल मास ऑफ अर्थ, है ना। इसको टोटल मास ऑफ अर्थ मान लिया हमने। तो देयरफॉर मास ऑफ इफेक्टिव स्फेयर और ग्रेविटेशनल फोर्स on the body kept at d depth below the surface of earth। ये आप इसको ना m डैश लिख दो। इसके मास को मैं बात कर रहा हूं, मैं इस स्फेयर के मास को की बात कर रहा हूं जो कि डी डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ पे जिसकी पेरिफ्री है, यानी जिसका रेडियस r माइनस डी का है। तो इसके अंदर जो मास कंटेंट होगा यही मास इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो अर्थ का तो टोटल मास m है, और यह टोटल मास इसके टोटल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो आप मास पर यूनिट वॉल्यूम कर दो, यानी 4/3 पाई r क्यूब इंटू इसके वॉल्यूम से, यानी कि जो इनर स्फीयर बन रहा है इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब। ठीक है। तो इससे क्या होगा देखो, r माइनस डी का क्यूब, ये ना 4/3 जो है वो वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। m डैश की जो वैल्यू आएगी ये आएगी m इंटू डी अपॉन आर का होल क्यूब। ठीक है जी। तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा इसके ऊपर यह कितना हो जाएगा। Therefore, gravitational force on the body of mass small m, इस मास जो अंदर डिग्री के बॉडी जो रखी गई है इसका मास स्मॉल m है। Therefore, gravitational force on the body F is equal to g इंटू m डैश इंटू m अपॉन, यहां से डिस्टेंस लेंगे सेंटर से, तो ये हो गया r माइनस डी का स्क्वायर, या यह हो जाएगा कितना, g इंटू m डैश का मतलब m इंटू r-d अपॉन r का क्यूब अपॉन r-d का स्क्वायर इंटू m, यह आया है, समझे। तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन की तरह ट्रीट करो। और अगर हम ये कहते हैं कि इफ जी डी, डी क्या है, सफिक्स है ध्यान रखो, जी डी बी द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at d depth below the surface of earth, then F is equal to m into g, जी डी लिख देंगे ऐसे, है ना, ये सेकंड रिलेशन हो जाएगा। और फर्स्ट और सेकंड रिलेशन को हम इक्वेट कर दें तो जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा। देखो मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर रहा हूं, देखो
फर्स्ट इक्वेशन में जो है ना, थोड़ा मैं शॉर्टकट उसको सॉल्व करके भी लिख ले रहा हूँ। ये आर माइनस डी स्क्वायर है, या क्यू से एक कट जाएगा, है ना। तो आएगा जीएम अपॉन आर स्क्वायर को यहाँ पर लिखो। देखो ये आर क्यू है, तो ये मैंने इसको आर स्क्वायर यहाँ पे लिखा, ये स्मॉल एम लिख दिया, और एक बच गया हमारे पास आर माइनस बी अपॉन आर को इस जगह पे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा था। ओके, और ये हो जाएगा एम इंटू जी डी। तो देखो एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, है ना। तो जी डी की जो वैल्यू आई, जी डी, यह आ गई जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू, इसमें से अलग अलग करके लिख दो, वन माइनस डी अपॉन आर, है ना। इस जीएम अपॉन आर स्क्वायर को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कहा जाएगा, स्मॉल जी। तो फिर इससे हमें मिल जाता है जी डी इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी अपॉन आर, है समझ में। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे डी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी, और एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगा, ध्यान देना, कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ डी जो है रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाएगा, तो फिर जीडी की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। तो जो हमारी अर्थ है, अर्थ के सेंटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाता है। तो जिनको नोट करना है इसको नोट कर सकते हैं। मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, सब एक ही में आ जाएगा, लेकिन ज्यादा छोटा करने पे दिखेगा। अभी हम लोगों ने देखा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एच हाइट पे ऊपर जाने पे भी कम होती है, डेप्थ पे अर्थ सरफेस के अंदर किसी डेप्थ पे जाने पे भी कम होती है। और हम ऐसा भी पाएंगे कि जब अर्थ जो रोटेट कर रही है, तो अर्थ का जो रोटेशन है वो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, चलो उसके बारे में सीखते हैं। सपोज करिए कि ये हमारी अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, एंड ये अर्थ का सेंटर है। इसको आप इक्वेटोरियल लाइन कह सकते हैं, जो अर्थ के इक्वेटर से जाती है। और ये इसकी पोलर लाइन कह सकते हैं, जो अर्थ के पोल से होके जाती है। ठीक है। तो आपको पता है कि अर्थ जो है वह सन के अराउंड तो घूम ही रही है, लेकिन अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है। तो मान लो अर्थ की जो है अपनी एक्सिस पर ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, और वी ऑब्जर्वर, हम जो ऑब्जर्वर है, वह मान लो, या कोई भी एक बॉडी हो, वह बॉडी जो है ये मान लो इस जगह पर है, यहाँ पे है कोई एम मास की बॉडी, ठीक है, अर्थ सरफेस पर रखी गई है, या एम मास की बॉडी, पॉइंट साइज बॉडी मैंने दिखाया। तो देखो इस बॉडी का सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, यह इक्वेटोरियल प्लेन से, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर 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 से यह जितना एंगल बनाता है, लैम्डा, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड। इसकी लैटिट्यूड क्या है ना। तो लैम्डा इज एंगल ऑफ लैटिट्यूड। ओके। तो और अर्थ का रेडियस मान लो यह आर का है, अर्थ का रेडियस हमने ले लिया, मास ऑफ अर्थ एम हमने एज्यूम कर लिया। तो आप क्या कह सकते हो कि जब अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ सरफेस पर रखी गई यह बॉडी भी सर्कुलर मोशन कर रही होगी। तो ये जो बॉडी है यह सर्कुलर मोशन कर रही होगी, तो ये ना इसका सर्कुलर पाथ है, इस तरीके से ये देखो, इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रही होगी। ठीक है। और इस नेचर में आपको पता है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है,
तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है उस बॉडी को सर्कुलर पाथ पे रखने के लिए। और एक फोर्स उस बॉडी पे हमें अपीयर होता है, फॉल्स फोर्स, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर मैं यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम इस बॉडी का बनाऊं तो मुझे क्या मिलेगा कि इस बॉडी के ऊपर जो है ना फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg इधर लग रहा है, या मैं लिख दे रहा हूं mg। और बॉडी की टेंडेंसी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इधर। इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है यह एम आर ओमेगा स्क्वायर जो है ना, यह लग रहा है आउटसाइड के डायरेक्शन। तो फिर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर हम ओबे करके देखें तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वह रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरीके से आएगा, एफ नेट। ठीक है, तो मैं इसी नेट फोर्स की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया यही इफेक्टिव एक्सेलरेशन को बताएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एफ नेट का मैग्नीट्यूड होगा, एफ नेट का मैग्नीट्यूड आप सिंपल या टर्म यूज करो, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। यह वाला यह एंगल लैम्डा है, तो ये भी एंगल लैम्डा, सॉरी ये एंगल 180 माइनस लैम्डा का हो जाएगा, 180 माइनस लैम्डा, लीनियर पेयर जिसको कहते हो। तो एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड आएगा ये आएगा अंडर रूट ऑफ एम जी स्क्वायर प्लस ये एम जी स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 mg इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस 180 माइनस लैम्डा। तो फिर एफ नेट मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड यह होगा, तो एक काम करते हैं फोर्सफुली mg को कॉमन ले लेते हैं इसमें से। फोर्सफुली जो है ना mg को हम कॉमन निकालते हैं, तो बाहर mg आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस देखो यहाँ ना m बाहर निकल चुका है, तो केवल जी स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई करेगा, तो है ना क्या आएगा आर ओमेगा, ये ना आर ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ना ये आ जाएगा आर ओमेगा अपॉन जी का होल स्क्वायर, समझे, माइनस देखो यहाँ पे एम एम बाहर हो जाएगा, ये आएगा 2 आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी कॉस लैम्डा। क्यों? क्योंकि कॉस 180 माइनस लैम्डा माइनस कॉस लैम्डा होता है। तो अब एक बात ध्यान देना कि जो अर्थ की रोटेशन की स्पीड है ना, जो ओमेगा जिसको हम कहेंगे एंगुलर स्पीड, तो ये एंगुलर स्पीड अगर हम निकाले तो आएगा 24, सॉरी 2 पाई/24 आर, है ना। एक चक्कर लगाने में अर्थ को 24 घंटे लगते हैं, 24 आर लगते हैं एक राउंड करने में। और पूरा एक राउंड जब अर्थ घूम जाएगी तो जो एंगल ट्रेस करेगी 2 पाई रेडियन का करेगी। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/24 आर या पाई/12 आर, तो 12 × 3600 लिख सकते हो ना सेकंड में चेंज करने के लिए। तो यह पाई/12 × 3600 बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटा नंबर है। तो इसमें ये ओमेगा स्क्वायर का टर्म किया जाए और उसका पावर 4 कर दिया जाए तो वह टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसलिए इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो अगर हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं तो फिर एफ नेट की जो वैल्यू आएगी यह आएगी, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा यह आएगा mg इंटू इंटू 1 - 2 r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा बाई जी टू द पावर 1/2। ठीक है, ये भी टर्म बहुत छोटा होगा,
ये वाला टर्म भी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा, ये भी टर्म बहुत छोटा होगा, लेकिन फिर भी नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं इसमें, हम यहाँ पे बायनोमियल इक्वेशंस लगा देते हैं, बायनोमियल थ्योरम। तो जब बायनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो जो एफ नेट आएगा, है ना, एफ नेट को क्या लिख सकते हो, एम इंटू जी नेट, क्या लिख सकते हो, जी नेट, नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नेट है, इज इक्वल टू एम जी इंटू वन माइनस, ये क्या है, बायनोमियल इक्वेशन यूज कर रहा हूं तो ये 1/2 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को खत्म कर देगा, तो 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा अपॉन जी। ठीक है, देखो इस एम से एम को कैंसिल कर दो, तो जी नेट क्या होगा, जी नेट की जो वैल्यू होगी, जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा। अब एक बात ध्यान देना, यह साइड आर के बराबर है ना, यह एंगल लैम्डा है, तो ध्यान देना, ये वाला एंगल लैम्डा है, तो यहाँ पे ना रेडियस जो है वो आर ये है, इस सर्कल का रेडियस याद रखना, ये जो आर हमने यहाँ यूज किया, यह भी एंगल तो लैम्डा होगा। अगर हम इसमें ले लेते हैं क्या, कॉस लैम्डा, तो कॉस लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर होगी, तो फिर इसका मतलब स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो आर कॉस लैम्डा हो जाएगी। ठीक है, तो फिर जी की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे हम रख सकते हैं क्या, ये आर के जगह पे आर कॉस लैम्डा, तो जी नेट की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। देखो अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं पूछूं कि अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो किसी भी पर्सन के वेट पर क्या फर्क पड़ेगा, वेट इंक्रीज कर जाएगा कि डिक्रीज कर जाएगा कि रिमेन अनचेंज रहेगा। अगर मान लो कोई पर्सन इक्वेटर पर है और अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, रुक जाए, तो क्या होगा, यह ओमेगा जीरो हो जाएगा ना, तो जी जी इफेक्टिव क्या है, ये बढ़ जाएगा, यानी उसका वेट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो देखते क्या है कि इक्वेटर पे वेट जो है ना, सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है इक्वेटर पे, वह सबसे कम होती है और पोल पे सबसे ज्यादा। यहाँ देख सकते हो कि पहली बात एट इक्वेटर लैम्डा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जी नेट की जो वैल्यू आएगी यह आएगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और यह मिनिमम होगा। ठीक है, और दूसरी बात कि एट पोल लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो जी नेट जो आएगा वह जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो यह मैक्सिमम होगा, तो कहां पर गोल्ड खरीद के कहां बेचा जाए कि ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा बताओ, बेटर होगा कि इक्वेटर से खरीदे और पोल पर बेचे। इक्वेटर पे अगर गोल्ड खरीदते हैं और उसको पोल पे ले जाके बेचते हैं अर्थ के, तो पोल पे वेट ज्यादा नजर आएगा, तो 1-2 ग्राम भी बढ़ गया एक वेट उसका, तो भाई कई हजार बढ़ जाएंगे, तो ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, है ना। ओके, तो इस तरीके से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रोटेशन ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करती है, जिसको लिखना है वो नोट कर सकते हैं। थोड़ा और मैं छोटा कर देता हूं ताकि पूरा आ जाए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, यह पूरा आ गया डेरिवेशन, और ये सब डेरिवेशन के स्टेप्स आपको आने चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स में क्वेश्चंस के सॉल्व करने।